नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुख उसका करते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी है, लेकिन ताजा आंकड़ों में थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। 91 दिनों के बाद में 24 घंटे में 50,000 से कम केस दर्ज किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि देश में 42,640 नए केस सामने आए हैं और 1,167 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। ये बीते 24 घंटे के आंकड़े हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि देश में अब तक कुल 3,89,302 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में 42,640 नए केस दर्ज किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी है और अब 91 दिनों के बाद में थोड़ी राहत एक बार फिर से मिली है, जब 50,000 से कम केस भारत में दर्ज किए गए हैं। और इसके साथ ही वैक्सीनेशन पर तेजी के साथ में काम किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नए आंकड़ों की हम बात करें तो भारत में 42,640 नए केस आए हैं, जबकि 1,167 लोगों की जान बीते 24 घंटे में कोरोना की वजह से चली गई है। आपको यह भी बताते चलें कि लगातार जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है उसमें किसी तरह की ढील नहीं दी गई है। अभी भी टेस्टिंग जो भारी संख्या में की जा रही है, लेकिन ये बड़े और अच्छे राहत वाले आंकड़े सामने आए हैं। अब रुक करते हैं बाकी खबरों का। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से किए गए कुछ भूमि सौदे सवाल के घेरे में हैं। इन सब के बीच अब रामकोट क्षेत्र में तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की खरीदारी की गई जमीन के सौदे पर संकट के बादल गहराने लगे हैं। खबरों की माने तो अयोध्या के जिलाधिकारी अनुज झा इस जमीन के नजूल अभिलेख की जांच करने जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि डीएम ने नजुल अमीन रमेश भारती से भी इस बारे में जानकारी ली है। आपको बता दें कि बिना फ्री होल्ड कराए जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती और ना ही खारिज और दाखिल हो सकती है। तो वहीं कांग्रेस का जम्मू कश्मीर मामलों पर कोर समूह आज बैठक करेगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 24 जून को बुलाई गई इस केंद्र शासित प्रदेश के राजनीतिक दलों की बैठक को लेकर पार्टी का रुख तय किया जाएगा। पार्टी सूत्रों ने बताया कि इस डिजिटल बैठक का मुख्य एजेंडा पीएम के साथ होने वाली बैठक को लेकर रुख किया जाएगा। साथ में आपको यह भी बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस के इस समूह में पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, करण सिंह, प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर शामिल होंगे। कांग्रेस ने अब तक ये तय नहीं किया है कि वो इस बैठक में शामिल होगी या फिर नहीं होगी। हालांकि इस बैठक से पहले उसने कहा कि केंद्र को संविधान और लोकतंत्र के हित में जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से 24 जून को जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों को बैठक बुलाई गई है। इसको लेकर लगातार जो हलचल का दौर है वो जारी है। तो आपको बता दें कि आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और इसमें कई कांग्रेस के जो नेता हैं वो शामिल होने जा रहे हैं। इसमें यह तय किया जाएगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून को सर्वदलीय बैठक जम्मू कश्मीर में बुलाई है, उसको लेकर चर्चा की जाएगी और ये फैसला किया जाएगा कि आखिरकार इस बैठक में कांग्रेस अपना क्या रुख रखेगी, कांग्रेस इस बैठक में हिस्सा लेगी या नहीं लेगी। इस बैठक की अगुवाई पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसके साथ ही कांग्रेस के कई बड़े नेता भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक का आयोजन कराया जाएगा। राजीव तिवारी हमारे साथ, हमारे संवाददाता दिल्ली से और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस की होने जा रही है जम्मू कश्मीर के मसले पर, क्या कुछ ताजा अपडेट है, एक बार विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल साहब, जिस तरीके से बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के अंदर आज बैठक बड़ी होगी और कहीं ना कहीं बैठक कहीं ना कहीं कश्मीर से जुड़ी हुई बताई जा रही है, क्योंकि धारा 370 को हटाए जाने से लेकर कहीं ना कहीं इसके बड़े फैसले होंगे इस बैठक के अंदर। खुद फारूक अब्दुल्ला और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वो भी शामिल होंगे और देखना होगा इस बैठक के अंदर के कश्मीर को लेकर कितने बड़े फेरबदल किए जा सकते हैं। मगर देखना है कि कांग्रेस कितनी बड़ी तैयारी कर सकती है और कहीं ना कहीं जो धारा 370 हटाई गई है उसको लेकर भी कुछ बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। जी
राजीव, एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज श्रीनगर में भी बैठक होने वाली है और ऐसे में लगातार कांग्रेस पहले से ये मांग करती रही है कि जम्मू कश्मीर का जो पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म किया गया है उसको एक बार फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, वहां के लोगों के लिए उनकी जो मांगे हैं उनको सुना जाए। तो क्या लग रहा है, क्या फैसला हो सकता है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें कश्मीर के मुद्दे को लेकर जो बैठक की जा रही है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ये भी आवाजें उठाई जा सकती है कि जो कश्मीर को जो पूर्ण राज्य का दर्जा है वो दोबारा से मिलना चाहिए। मगर देखना होगा क्या किस तरीके से कश्मीर के जो मुद्दे को लेकर जो कांग्रेस के अंदर बैठक की जाएगी वो किस तरीके की होगी और सरकार से क्या गुहार लगाई जाएगी, क्योंकि आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वो भी शामिल होने वाले हैं। तो देखना होगा कुछ बड़े बदलाव जरूर किए जाते हैं, मगर देखना होगा कि केंद्र सरकार से किस तरीके की अपील की जाती है। जी और राजीव तिवारी, आज 22 जून है, 24 जून को ये बैठक जो प्रधानमंत्री मोदी सर्वदलीय की करने जा रहे हैं उसको लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की हम बात करें तो अलग अलग तरह के रुख देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली में क्या कुछ रुख देखने को मिल रहा है? जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो वहां के कांग्रेस के नेताओं ने स्वागत किया, लेकिन दिल्ली में अब खासतौर पर जो नेता है वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर भी कहीं ना कहीं आज बैठक की जाएगी जिसके अंदर खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह शामिल हो सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री तो लगातार कहीं ना कहीं कुछ बड़े बदलाव जरूर किए सकते हैं, मगर देखना होगा कि 24 तारीख को जो केंद्र सरकार की जो बैठक होगी उसके अंदर किस तरीके की रणनीति अपनाई जाएगी। मगर कहीं ना कहीं उस कश्मीर के मुद्दे को लेकर ही आज कांग्रेस के अंदर भी बैठक है और कहीं ना कहीं उस मुद्दे को लेकर भी कहीं ना कहीं बड़े बदलाव की कुछ आशंकाएं हैं और कुछ फेरबदल के भी आशंका जताई जा रही है। मगर देखना है कि केंद्र सरकार से किस तरीके की गुहार लगाई जाती है। जी राजीव, क्या ऐसी कोई जानकारी है कि जम्मू कश्मीर से जुड़े जो कांग्रेस के नेता हैं क्या वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, या फिर देश के जो केंद्र लेवल के जो कांग्रेस के नेता हैं सिर्फ वही बैठक में हिस्सा लेंगे? कौन कौन आखिरकार बैठक में हिस्सा ले रहा है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो फारूक अब्दुल्ला है वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं और कुछ बड़े नेताओं के भी जो शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। मगर अभी तक यही जानकारी मिल पाई है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शामिल है इसमें और फारूक अब्दुल्ला भी शामिल है और कुछ बड़े नेता भी शामिल होंगे। जब देखना होगा इस बैठक का क्या नतीजा निकलता है, जो भी कश्मीर को जुड़े हुए जो मुद्दे हैं क्या वो 11 दिन सत्ता के है हो या फिर कश्मीर को दर्जा दिलाने के हो, ये लगातार इस तरीके की मांगे जरूर उठती रही है। मगर देखना होगा क्या रणनीति बनाई जाती है आज की बैठक रहेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़े, उन्होंने ताजा अपडेट साझा किए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर आज कांग्रेस के आला कमान के द्वारा आज बैठक की जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस बैठक की अगुवाई करेंगे। और इस बीच रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।
लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सोमवार से वैक्सीनेशन अभियान की गति को तेज किया गया है। पहले ही दिन देश ने टीका लगाने का रिकॉर्ड बना लिया। सरकार के आंकड़ों के अनुसार अभी तक एक दिन में कोरोना वैक्सीन की 84 लाख से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है। इसके साथ ही टीकाकरण का रिकॉर्ड बनाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए वेल डन इंडिया कहा। केंद्र सरकार देश के हर नागरिकों की उनको फ्री में टीका उपलब्ध करवा रही है। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में घोषणा की थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन टीकाकरण की गति को तेज करने का फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन उत्पादन में भी 75% हिस्सा खुद खरीदने का फैसला किया, जबकि बाकी का यानी कि 25% टीका प्राइवेट अस्पतालों द्वारा खरीदा जा सकता है। सरकार ने इस साल भी कोरोना की वजह से अमरनाथ यात्रा को रद्द करने का फैसला किया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने सरकार के कदम का स्वागत किया और कहा कि कोरोना को रोकने के लिए यह कदम बहुत जरूरी था। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। जो कोरोना महामारी है उसके कारण से परिस्थितियां जिस प्रकार से देश में बनी हैं, इससे पहले तो मंदिरों को और मस्जिदों को या गुरुद्वारों को बंद किया गया था, लेकिन जिस प्रकार से दूसरी लहर हमारे बीच में आई थी और इस बार मुझे लगता है मौतों का सिलसिला ज्यादा हुआ। अगर इस प्रकार से कोई यात्रा ज्यादा लोग आते हैं या वहां पर SOPs का पालन नहीं किया जाता तो नेचुरली लोग दोष देते हैं फिर सरकार को। इसलिए सरकार को इस प्रकार के मैयर लेने बहुत जरूरी हो। भगवान शिव के दर्शन, वैसे तो कहते हैं भगवान शिव हर जगह विराजमान है, तो जगह जगह पर दूसरे, लेकिन एक वर्ष मुझे लगता है जिस प्रकार से इस यात्रा को रोका गया है, तो उम्मीद है कि हम उसको बढ़ावा नहीं देंगे कोरोना को, और ये जो तीसरी लहर आने का एक डर है हम उससे भी बचना है। इसलिए जरूरी है कि इस यात्रा को रोकना, और खास करके जम्मू कश्मीर प्रदेश में जिस प्रकार से पीछे हालात रहे हैं, तो सभी को मद्देनजर देखते हुए अच्छा निर्णय। अब सीधा रुख दिल्ली का करते हैं, जहां पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, श्वेत पत्र जारी कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं। की गई उनको थर्ड वेव के लिए बिल्कुल करना चाहिए, तो ये हमारा लक्ष्य है। अंग्रेजी में बोल देता हूं, द पर्पस ऑफ दिस व्हाइट पेपर इज नॉट टू फिंगर पॉइंट एट द गवर्नमेंट. द पर्पस ऑफ दिस व्हाइट पेपर इज टू हेल्प द नेशन प्रिपेयर फॉर द थर्ड वेव दैट इज गोइंग टू कम. It is pretty clear that the management of the first wave and the management of the second wave was disastrous. There were some central reasons as to why it was disastrous. We have tried to point out those reasons in our white paper. This is a blueprint on how to react to the third wave which is going to come. It is our intention to provide the government with information and insights on what went wrong. It is pretty clear that the third wave is coming. And I would even go so far to say that you might even have waves after the third wave, because this virus is continuously mutating and changing form, as I said in my last press conference, and as I've been saying from the beginning. So it is important that the government prepares itself for what is going to come. What does it mean to prepare itself? It means have the infrastructure ready, which was not ready in the first and second wave. It means have the oxygen supply that will be required ready. It means have the medicines required ready.
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। तो वहीं टीएमसी नेता कुणाल घोष ने एक बार फिर से बीजेपी पर जोरदार हमला किया है। घोष ने बीजेपी पर पश्चिम बंगाल को बांटने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, घोष ने कहा कि बीजेपी ने अर्धसैनिक बलों को अपना सुरक्षाकर्मी बना दिया है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। कि सीबीआई और ईडी से बचने के लिए, वो सारदा और नारदा से बचने के लिए वो भाजपा ज्वाइन किया था। तो उसका जो खुद का जो एक्सपीरियंस है, बांचने के लिए कहीं पर सरेंडर करना, वो उसका सोच तो वैसा ही होगा ना। तो उसका मेंटल प्रॉब्लम है, वो हमारा नहीं है प्रॉब्लम। ऐसा हो रहा है, बीजेपी का जो पॉलिसीज है एंटी बंगाल, एंटी पीपल, उससे तना कर वो कुछ लोग बीजेपी छोड़ना चाहते हैं, बीजेपी में कंटिन्यू नहीं करना चाहता है। और कई लोग तृणमूल का जो पॉलिसीज है, ये कन्याश्री से लेकर पूरा स्वास्थ्य साथी, दुआरे सरकार, एक के बाद एक जो पॉलिसीज है, प्रो पीपल पॉलिसीज है, जिसके कारण इतना वोट मिला तृणमूल को। फिर बीजेपी के अंदर में कोई मेंटल प्रॉब्लम चल रहा है, ये रिजल्ट वो एक्सेप्ट करने के तैयार नहीं है। वो नॉर्थ बंगाल में वो एक कह रहा है स्टेट चाहिए, यहाँ पर कोई कह रहा है स्टेट चाहिए। एक काम कीजिए, देखिए ये जो तत्काल बीजेपी और जो आदि बीजेपी जो सब है, वो तो दिल्ली से रिक्वेस्ट करके सेंट्रल फोर्सेस को अपना घर का सिक्योरिटी गार्ड बना चुका है, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, वोटर लिस्ट लेकर खुद के मोहल्ले में, दिलीप दा के मोहल्ले में एक सेंट्रल रीजन होना चाहिए, शुभेंदु के इलाका में एक सेंट्रल रीजन होना चाहिए, उसके घर में एक सेंट्रल रीजन होना चाहिए। अपना मोहल्ला से एक एक सेंट्रल रीजन। ये लोग, इसका एक डिजाइन है बंगाल को डिस्टर्ब करने के लिए। तो दे वांट टू डिवाइड बंगाल, बट वी डोंट अलाउ देम टू डू सो। एंड नॉट ओनली पीपल ऑफ सपोर्टर्स ऑफ तृणमूल, ओनली तृणमूल का सपोर्टर्स लोग नहीं है, बंगाल का जो पीपल है, ये जो बंग भंग का वो लोग जो कोशिश कर रहे हैं, ये जो डिजाइन है, इसके खिलाफ सब लोग जाएंगे। और सीधा रुख एक बार फिर से दिल्ली का करेंगे, जहां पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ा हमला केंद्र सरकार पर बोला। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर के लिए केंद्र सरकार तैयार नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। कोरोना पर गलतियों को सुधारना होगा, ये केंद्र सरकार से राहुल गांधी ने कहा है। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि दूसरी लहर के लिए सरकार तैयार नहीं है। और सीधा रुख एक बार फिर से करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी टीम के साथ में, यानी कि टीम 9 के साथ लखनऊ में बैठक कर रहे हैं। समीक्षा बैठक ये हो रही है। बीते रोज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड कायम किया है, करीब 6.5 लाख लोगों को टीका बीते रोज लगाया गया और एक बड़ा रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश ने बनाया है। पूरे देश की हम बात करें तो तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश ने
वैक्सीनेशन का काम किया है। पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर कर्नाटक प्रदेश सरकार रही है। जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात की, लेकिन एक बार फिर से दिल्ली का रुख, आपको बता दें कि राहुल गांधी के बयान को लेकर जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, उन्होंने सीधे तौर पर हमला किया है। केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया है कि अभी केंद्र सरकार ने कोई तैयारी तीसरी लहर की नहीं की है और इसके साथ ही आपको बता दें कि कोरोना पर गलतियों को सुधारना होगा, राहुल गांधी का यह कहना है। और केंद्र सरकार को चेताने की कोशिश एक बार फिर से make this process work not just on one day, but every day until we have vaccinated our whole population. I think the idea of a mission, a COVID vaccination mission, is a good one, where we involve the country and say, okay, as a nation, we have to get this job done. This is what is required. These are the volunteers that need to be trained. And we think about it as a mission. I think that is what my advice would be to the government. Thank you, sir. I will only take the liberty of adding one line. सुझाव भी दिया है, साथ में चेताने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि तैयारियां नहीं की गई हैं, तैयारी करने की जरूरत है। तीसरी लहर प्रीटी श्योर, उन्होंने कहा कि प्रीटी श्योर तीसरी लहर यानी कि जल्द ही आ सकती है, यकीनन आ सकती है। यह माना जा रहा है कि तीसरी लहर आ सकती है, उसको लेकर हमें तैयारी करने की जरूरत है। लेकिन इसके साथ ही 100% वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 100% वैक्सीनेशन करना होगा देश में, तभी हम तीसरी लहर से जीत पाएंगे। तो मैं आपको बता दें कि रुक करते हैं बाकी खबरों का। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि राज्य में 18 और 44 साल के लोगों को, 18 से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगाने का स्टॉक सिर्फ 3 दिन का है। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने का स्टॉक सिर्फ 348 दिन का है। हमने 14,18,700 वैक्सीन खरीदी हैं और 12 लाख के आसपास लग चुकी हैं। हम चाहते हैं कि 1 लाख वैक्सीन हर रोज लगे। बेहतर तरीके से उपलब्धता हो सकेगी, क्योंकि आज के पहले अगर 18 से 19 हजार वैक्सीन के डोज हमारे पास 45 साल से ऊपर के नागरिकों के लिए स्टॉक में थे और दिन में लग रहे थे 6,000 8,000, करीब 20 लाख वैक्सीन हमारे पास पड़ी हुई थी और एक दिन में लग पा रही थी उस श्रेणी में 5,000 6,000 8,000, इससे ज़्यादा नहीं लग पा रही थी। और अब एक साझा कार्यक्रम चलेगा तो ये सारा स्टॉक उपलब्ध अगर हो जाता है 18 साल से ऊपर के नागरिकों को लगाने के लिए, तो हम चाहेंगे कि पहले दौर में कम से कम 1 लाख वैक्सीन प्रतिदिन लगे और वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पे 2 लाख तक भी वैक्सीन अगर उपलब्ध होगी तो स्टॉक उस हिसाब से हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं। अभी जो वैक्सीन के स्टॉक उपलब्ध हैं उसमें 18 से 44 साल के लिए, उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, 18 से 44 साल के नागरिकों को लगाने के लिए हमारे पास केवल 3 दिन का स्टॉक है और 45 साल और उससे ऊपर के नागरिकों को लगाने के लिए हमारे पास 348 दिन का स्टॉक है। 3 दिन का स्टॉक और 348 दिन का स्टॉक। तो ये जो नीति जिस तरह से बनी थी वो इसमें जल्दी लोगों को वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद भी वैक्सीन नहीं लगने की स्थिति को उत्पन्न कर दिया था। आने वाले समय में आज के बाद मुझे लगता है कि अब ज्यादा लोगों को वैक्सीन। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहें एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।
कोरोना को लेकर केंद्र सरकार पर राहुल गांधी का निशाना, कहा दूसरी लहर के लिए सरकार ने नहीं की कोई तैयारी, आने वाली है तीसरी लहर। उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान, कोरोना वैक्सीन के निर्माण और टीकाकरण पर विवाद, जनता को भुगतना पड़ रहा राजनीति का परिणाम। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के घर में बेसमेंट में मिले एक ही परिवार के 4 शव, आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। देश में कोरोना 50,000 से कम केस आए सामने, देश में 42,640 नए केस, 1,167 कोरोना मरीजों की मौत। नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से गुपकार नेताओं की बैठक शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, फारूक अब्दुल्ला के घर पर कई दिग्गज नेता पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की सर्वदलीय बैठक से पहले ये बैठक हो रही है। कश्मीर पर प्रधानमंत्री मोदी की बैठक को लेकर एजेंडा तय किया जाएगा। श्रीनगर में गुपकार संगठन की अहम बैठक चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि इस बैठक में कई बड़े नेता जम्मू कश्मीर के इसमें मौजूद हैं और प्रधानमंत्री मोदी की सर्वदलीय बैठक को लेकर मंथन किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। श्रीनगर से ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर से गुपकार नेताओं की बैठक शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, फारूक अब्दुल्ला के घर पर कई दिग्गज नेता पहुंचे हैं और जो प्रधानमंत्री मोदी की जो महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, सर्वदलीय बैठक होने जा रही है, उस बैठक को लेकर आज इस बैठक में एजेंडा तय किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की बैठक से पहले हलचल पूरे देश में तेज है। आज कांग्रेस भी बैठक कर रही है, तो वहीं आज गुपकार के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो भी बैठक कर रहे हैं और किस तरीके से एजेंडा तैयार करना है उसको लेकर मंथन किया जा रहा है। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। पंजाब ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों पर रासुका लगाने का आदेश दिया है। इसके अलावा उन्होंने आरोपियों की संपत्ति जब्त करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को गृह विभाग के अधिकारियों के साथ में बैठक के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि धर्मांतरण के मामले में दिल्ली के जामिया नगर से 2 मौलानाओं को गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम ने कल मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी को गिरफ्तार किया था। उन्होंने दोनों आरोपी अब तक 1000 से ज्यादा लोगों का
धर्मांतरण करा चुके हैं। जांच में पता चला कि ये लोग गरीब, मूक बाधित बच्चों और महिलाओं को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराते थे। दोनों आरोपियों के खिलाफ में लखनऊ के एटीएस थाने में मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही इस सिलसिले में अपर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि मूक बाधित छात्रों और गरीब लोगों को पैसे, नौकरी और शादी का लालच देकर धर्मांतरण कराने वाले गिरोह के मुफ्ती काजी जहांगीर और मोहम्मद उमर गौतम को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार इसी हफ्ते हो सकता है। इस बार मंत्रिमंडल में जेडीयू कोटे से भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को दिल्ली आ रहे हैं। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीर्ष मंत्रियों के साथ में इस महीने कई बैठकें की हैं। इस दौरान सभी मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा की गई और इसके साथ ही आरसीपी सिंह ने जदयू कोटे से केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री बनाने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि पार्टी से कितने लोग मंत्री बनेंगे ये फैसला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। जदयू संसदीय दल के नेता राजीव सिंह लल्लन ने बताया कि नीतीश कुमार मंगलवार को पटना से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इस हफ्ते जम्मू कश्मीर के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक से पहले वरिष्ठ कांग्रेस नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पूर्ण राज्य का दर्जा की बहाली एजेंडे में सबसे ऊपर होगी। हालांकि 24 जून को मीटिंग के लिए अन्य नेताओं के साथ बुलाए गए आजाद ने कहा कि इस बात का दावा नहीं किया है कि वो इस मुद्दे को प्रधानमंत्री मोदी के सामने उठाएंगे। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से ये पहली बैठक है। जानकारी के मुताबिक गुलाम नबी आजाद ने बताया कि बैठक के दौरान सबसे ऊंची मांग राज्य की होगी और ये एजेंडे में सबसे ऊपर होगा। साथ ही कहा कि सदन के पटल पर भी इसका वादा किया गया था। पूर्ण राज्य का दर्जा एलजी के राज्य का नहीं। वहीं अनुच्छेद 370 के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर दोनों की पार्टी नेताओं के साथ में बातचीत कर रहे हैं। इस पर बयान देना जल्दबाजी होगी। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के कांग्रेस नेताओं की सलाह ले रहे हैं। उसके बाद मैं अपनी पार्टी के नेतृत्व, कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उन सहयोगियों से मार्गदर्शन मानूंगा और जो अप्रत्यक्ष या फिर अपरोक्ष रूप से इसमें शामिल थे, इसलिए इस पर अभी कहना जल्दबाजी होगी। पश्चिम बंगाल से सांसद और तृणमूल कांग्रेस की नेता नुसरत जहां की शादी का मसला अब लोकसभा तक जा पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी की सांसद संघमित्रा मौर्य ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने नुसरत जहां की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। संघमित्रा मौर्य का कहना है कि नुसरत जहां का आचरण अमर्यादित है। शादी के मसले पर उन्होंने अपने वोटर्स को धोखे में रखा, साथ ही इससे संसद की गरिमा धूमिल हुई है। बीजेपी सांसद ने मांग की है कि इस मामले को संसद की एथिक्स कमेटी को भेजा जाना चाहिए, साथ ही जांच कर नुसरत जहां पर एक्शन लिया जाना चाहिए। बीजेपी सांसद ने अपने लेटर में नुसरत जहां का संसद में पहले दिन दुल्हन की तरह तैयार होकर आना, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नुसरत जहां के रिसेप्शन में शामिल होने का भी जिक्र किया गया। निखिल जैन और नुसरत जहां में सब कुछ ठीक नहीं। बता दें कि नुसरत जहां की शादी शुरुआत से ही विवादों में रही। उन्होंने निखिल जैन से शादी की थी, तब बंगाल के मौलानाओं ने उनके खिलाफ फतवा निकाला था। साथ ही संसद में सिंदूर लगाकर पहुंचने पर भी विवाद हुआ था। हालांकि हाल ही में नुसरत जहां और निखिल जैन के बीच सब कुछ ठीक न होने की खबर सामने आई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के डिलारी थाना इलाके के राजपुर केसरिया गांव में बड़ी घटना घटी है। अवैध शराब के गोदाम में दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में अवैध शराब का धंधा करने वाली शख्स राजेंद्र सैनी, उसके 2 बेटे और 1 नौकर है। पड़ोसियों के मुताबिक राजेंद्र सैनी वहां पर अवैध शराब बनाने का काम करता था और इसके साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि लगभग 1 साल पहले अवैध शराब की तस्करी
के आरोप में उसे गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन जेल से आने के बाद वो दोबारा अवैध शराब का धंधा कर रहा था। राजेंद्र अपने घर के अंदर ही बने बेसमेंट में शराब बनाने का काम कर रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने राजेंद्र सिंह के घर के तहखाने में राजेंद्र सिंह के बेटे, साथ ही उसके दोनों बेटों और एक नौकर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुरादाबाद भेज दिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। सर शाम के टाइम की बात है। अच्छा, क्या हुआ, क्या पता चला? पता ये चला कि इसमें मतलब यह कोई गटर था, उसके अंदर ये चार मतलब यह कि इनकी मृत्यु हो चुकी थी। अच्छा, किन किन लोगों की मौत हुई है? इसमें एक तो पिताजी हैं उनके और दो उनके बेटे हैं, एक आदमी पहाड़ के हैं कोई। क्या क्या नाम? नौकर है उनका। एक तो राजेंद्र सिंह है। और बेटों की उम्र कितनी रही होगी? बेटों की उम्र एक की लगभग 35 साल है, एक की लगभग 22-23 साल है। शादी। तो वहीं एक दिन थोड़ी राहत के बाद आज फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। आज डीजल की कीमत अधिकतम 26 से 28 पैसे तक बढ़ी है, तो वहीं पेट्रोल की कीमत भी 27 से 28 पैसे तक बढ़ी है। आज दिल्ली में पेट्रोल का दाम 97 रुपए 50 पैसे है, जबकि डीजल का दाम 88 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में भी पेट्रोल डीजल के दाम में बदलाव हुआ है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर है, तो वहीं डीजल की हम बात करें तो 95 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर है। वाहन ईंधन की कीमतों में एक महीने में 29वीं बार बढ़ोतरी के बाद देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमत नई ऊंचाई पर जा पहुंची है। कोलकाता में भी आज पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। पेट्रोल 26 पैसे महंगा होकर 97 रुपए 38 पैसे और डीजल 26 पैसे महंगा होकर 91 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर हो गया। चेन्नई में भी पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा देखने को मिला। पेट्रोल के दाम 25 पैसे बढ़कर 98 रुपए 65 पैसे और डीजल के दाम 25 पैसे बढ़कर 92 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर हो चुके हैं। सरकार इसके लिए कुछ ना कुछ तो करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जॉब भी चले गए पब्लिक लोगों की, ट्रांसपोर्ट सब बंद है। ऊपर से इतनी महंगाई में 103 रुपए पेट्रोल, जहाँ पे आदमी फुल करता था टाकी, आज उसी जगह पे 100 रुपए और 150 रुपए पे धीरे धीरे चला रहा है गाड़ी। ये सरकार इसके बारे में कुछ सोचिए। क्या आपको कभी उम्मीद थी कि 103 रुपए पेट्रोल पे, क्योंकि काफी यही सरकार एक टाइम पे पेट्रोल के दाम लेके इतना एग्रेसिव हुई थी, और वही सरकार ने आज ये दाम बना दिया है। हमको समझ में आता किसको चुना के दे वोट दो, ऐसा समझ भी नहीं आ रहा। कितना पेट्रोल भराते हैं, कितना भराते हैं? पहले हम टाकी फुल करते थे, अब हम 100-200 रुपए का ही डालते हैं। 100-200? हाँ, काफी दिक्कत का सामना पॉकेट मनी की रोजाना आदमी को सोचना पड़ता है कहीं गाड़ी ले जाने के लिए। अभी इसके ऊपर सरकार ने कुछ तो सब्सिडी देना चाहिए, एटलीस्ट टैक्स के ऊपर भी। टैक्स पे देके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पगार तो है ही नहीं पब्लिक के पास, तो टैक्स भरेगा कौन? तो बहुत काफ़ी हो रहा है, लेकिन ये पहले 200 का भराता था, अभी 100 का, और धंधे भी बहुत असर आ रहा है। और फिर ये पेट्रोल का दाम बढ़ गया, इसके लिए अभी 100 का ये मतलब डाल रहा हूँ पेट्रोल। तो वहीं दिल्ली के ओखला सब्जी मंडी में बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचे। इस दौरान लोगों ने कोरोना नियमों का उल्लंघन किया। वहीं लोगों का कहना है कि मंडी तो भीड़ होगी ही, लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना जरूरी है और सभी लोग मास्क लगा रहे हैं। अगर मंडी नहीं लगेगी तो रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो जाएगा। बहुत डर है, या चालान भी हो रहे हैं, बहुत डिसिप्लिन है, लेकिन नए नए लोग आते हैं ना, तो कुछ वो सोते लापरवाही, उनके यहाँ चालान हो रहे हैं। बहुत अच्छी सुविधा सरकार ने कर रखी है, सब बहुत खुश है। दुकानदार कोऑपरेट कर रहे हैं कि भाई मास्क लगाइए, आप बिना मास्क के आपको सामान नहीं मिलेगा। उसके बाद भी कोई रिक्शे वाला है, कोई पल्लेदार है ना, सर ये छोटी मोटी गलतियां होती रहती है। तो हम भी कहते थे बाबूजी इसको समझ ही नहीं है। बाकी सब बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया डिसिप्लिन में सत्यनारायण जी बहुत अच्छा कंट्रोल करके बैठे, जो मंडी के बड़े अफसर है। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। डर सबको, लेकिन मजबूर है, यहाँ पे लोग मजबूर है, गर्मी की वजह से लोग कमाने के निकल कर आते हैं। हर कोई कोऑपरेशन कर रहा है। यहाँ की जो मेन इंचार्ज है मिस्टर सत्यनारायण जी, वो बहुत कोऑपरेशन कर रहे हैं। लोगों को चलान के बारे में सब समझवा रहे हैं, सिर्फ समझाते हैं, वार्निंग देते चले जाते हैं, और लोग नहीं मानते तो मजबूरन चलान करते हैं। यहाँ मंडी है, यहाँ तो भीड़ होती रहती है, और सौदा लेने आता है, खरीदने यहाँ भीड़ होती रहती है। फिर भी हम लोग कहते हैं दूरी बना के रखो, दूरी बना के रखो, ठीक है। यदि हम दूरी बना लेंगे, थोड़ी थोड़ी करके ले जाते हैं।
किस तरीके से यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं, भीड़ कम करने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए? हम लोग माल बेचते हैं, दूरी दूरी बना के रखो और थोड़ा थोड़ा करके लेके जाओ, क्योंकि गरीब आदमी सबका काम होना चाहिए, सबसे चलिए। तो वहीं पंजाब के श्री फतेहगढ़ साहिब में सचिव कृषि और किसान कल्याण धर्मेंद्र शर्मा ने सफल किसान सुरजीत सिंह साधुगढ़ के गांव साधुगढ़ के खेतों का दौरा किया और किसानों को धान के डंठल में आग न लगाने के लिए जागरूक भी किया। इस अवसर पर डॉक्टर पटियाला उपस्थित थे। बता दें कि सचिव कृषि और किसान कल्याण धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि धान की पराली जलाने से न केवल प्रदूषण बढ़ता है बल्कि मित्र की कीट भी मरते हैं और भूमि की उर्वरता भी कम होने नजर आती है। प्रोग्रेसिव किसान ने थे सरदार सुरजीत ਸਿੰਘ ਸਾਧੂਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਇੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਪੈਡੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਡਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਖੇਤ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ এনवायरमेंट ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਜਿਹੜੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇਹ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ 5-6 ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਚਿੰਜਣ ਬੀਜਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਝਾੜ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਰਵੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਖੇਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ तो वहीं उत्तर प्रदेश के झांसी में चोरों ने एक मोबाइल शॉप में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की घटना झांसी के सबसे व्यस्तम चौराहे के पास हुई, जहां से चोरों ने लगभग 40 लाख रुपए की कीमत के मोबाइलों पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने दिन के उजाले में सुबह 6:30 बजे घटना को अंजाम दिया। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी घटना कैद हो चुकी है। चोरों ने बड़े ही शातिराना अंदाज में चोरी की घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे 5 चोर बैग लेकर आते नजर आते हैं और फिर बैग से चादर निकालकर दुकान के बाहर की शटर को चादर से ढक लेते हैं, जिसके बाद एक चोर दुकान के शटर खोलकर अंदर घुस जाता है और 4 लोग दुकान से दूर होकर सामने खड़े हो जाते हैं और उसके बाद इस पूरी घटना को लेकर छिपाने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें देख न सके। मेरी मोबाइल की दुकान है, इसमें करीब 35 से 40 लाख की चोरी हुई है। इसमें भी सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, हमारी सारी कंपनियों के मोबाइल की चोरी हुआ है। सारे मोबाइल ले गए, डिब्बे की चोरी है। अच्छा, जो घटना हुई कितने बजे हुई थी, कितने चोर होंगे? मैं सुबह 7-10-11 बजे दुकान खुली थी, तो मैंने देखा कि इससे मेरा मीटर टेढ़ा है। जब अंदर आकर देखा तो पूरा माल गायब था। ये घटना करीब सुबह 6 से 6:30 के बीच में हुई। सीसीटीवी में क्या आया? सीसीटीवी में ये आया कि कम से कम 10 से 15 लोग इसमें शामिल हैं। कुछ लोगों ने चक्कर डाल के शटर उठाया और फिर एक अंदर घुस के उसे पाल जीवन के सैमसंग की दुकान और मोबाइल ऐसा तो पहुँचने के बाद मुझे जानकारी मिली कि चोरी हुई है और इसका हालांकि फोरेंसिक टीम के लिए भी आई है। इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते कितनी चोरी हुई है। फिलहाल वो बात की बात है, तहरीर लेकर विधि कार्रवाई की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज में मिला सीसीटीवी फुटेज को हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि कितने लोग हैं और क्या क्या है। किस समय चोरी की बात अंजाम की लगी? सीसीटीवी फुटेज के अनुसार उनका कहना है कि लगभग 5 से 6 बजे। कितने लोग दिखाई दे रहे हैं? तो वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा में थाना फतेहगंज पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी घोषित अपराधी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जबरापुर निवासी धर्मपाल यादव ने अपनी पत्नी की हत्या कर पत्नी को खेत के गड्ढे में दबा दिया था और मौके से फरार हो चुका था। वहीं 22 दिन के बाद कंकाल के रूप में युवती का शव मिला। अब इस मामले में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के आधार पर अभियुक्त को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। तो जो सफलताएं मिली हैं, जिसमें पहले एक 25,000 रुपए का एक इनामिया व्यक्ति जो कि हत्या के जुर्म में वांछित चल रहा था, इसने अपनी पत्नी की हत्या की थी। इसका नाम है धर्मपाल उर्फ धर्मा। इसको गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा एक जिला बदर अपराधी ऋतिक मिश्रा, जिसकी जो भी जिले में ही पाया गया, उसको तत्काल मुकदमा लेकर गिरफ्तार कर लिया गया है
लगातार अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ चल रही है, वारंटियों वांछितों को गिरफ्तार किया जा रहा है और इसी क्रम में जनपद बांदा पुलिस को ये 2 सफलताएं मिली। संभल में दबंगों में पुलिस का खौफ खत्म होता नजर आ रहा है। दरअसल रुपयों का तगादा करने पर दबंगों ने युवक पर घर में घुसकर हमला बोला। दर्जनों की तादाद में पहुंचे दबंगों ने युवक को घर से घसीट कर सड़क पर जमकर पीटा। वहीं युवक को खुलेआम बुरी तरीके से पीटने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। मामले में परिजनों ने गंभीर हालत में युवक को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। भाई मैंने 2,75,000 रुपये निकलना है पीतल की शीट के और बोर्ड के। मैंने उसका तगादा करा। तगादे में उसने कहा मुझसे, मतीन ने, यासीन चेयरमैन के भैये ने, जो कि यासीन चेयरमैन ही लड़ा था, उसने मुझसे कहा कि पैसे हमारे पास नहीं हैं और तुझसे लिए जा तो ले ले। तो मैंने कहा ये तो तेरी बात गलत हो गई, पैसे हैं तो पैसे तू देगा। वो बोला मुझसे कि ये बदमाशी किसी और को दिखाना, अगर गाली बक के बोला अगर तुझ में दम हो तो पैसे ले लिए और हमसे दिए जाएंगे तो हम दे देंगे। मैंने कहा चल ठीक है, ये तो बात बाद में बतागा, पैसे तो हमारे पैसे को हराम के पैसे नहीं है जो तुझसे पैसे न लेंगे, पैसे तुझसे लेंगे। उसके बाद में जो मेरे मामू है यूसुफ खां, मैं उनके दरवाजे पर कोठी पे पहुंचा। कोठी पे जैसे ही पहुंचा मैंने बाइक लगाई, ये सब इकट्ठे हो गए, कम से कम 100 लोग आए, जिसमें हसीन, मतीन, यासीन खुद, तौकीर, शहाबुद्दीन और भी ये 20-25 लोग, कम से कम 100 लोग थे। वीडियो की फुटेज है उसके अंदर कैमरे में। ये सब आए, इन्होंने मुझे निकाल के उसमें से उतारे कोठी में और सब ने मुझे मिलके मारा बुरी तरीके से। तो वहीं हैदराबाद में एक मां ने देश की सरकार से गुहार लगाई है। पीड़ित मां का आरोप है कि उसकी बेटी आलिया ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। पास के एक एजेंट ने महिला से कहा कि अगर आप अपनी बेटी को ब्यूटी पार्लर के काम पर कुवैत भेजती हैं तो वहां पर ज्यादा पैसे मिलेंगे। जिसके बाद एजेंट के जरिए पीड़िता ने अपनी बेटी को कतर भेज दिया, लेकिन वहां पर उनकी बेटी से मारपीट की गई। इतना ही नहीं, पीड़ित मां ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी से घर का काम कराया जाता है और उसके साथ मारपीट भी की जाती है। इतना ही नहीं, पीड़िता ने दावा किया कि उसकी बेटी ने जब भागने की कोशिश की तो उसकी बेटी आलिया को 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। अब पीड़िता ने देश की सरकार से मदद की गुहार लगाई है और सरकार से कहा है कि उनकी बेटी को जल्द से जल्द लाने की कृपा करें। मेरी बच्ची आहना पार्लर में ब्यूटिशियन करती थी, मेहंदी के जॉब पे। वो मुनीर एजेंट है हमारे घर के पास। वो बोला कि मेरे को कर्जा है, कर्जा रहने से बच्ची को बोला कि दवा खतर में भेजो, पैसे अच्छे आते हैं आंटी, आपका कर्जा फिर जाता बोले। तो मैं खतर में भेजी बच्ची को। वहाँ पर पार्लर में करी बच्ची मेरी 10 महीने करी वो बच्ची की। फिर वहाँ से वो मैडम का पार्लर नहीं चल रहा था, दूसरे पार्लर में डाले। फिर वो मैडम क्या करी, घर का काम लगाई मेरी बच्ची को, पत्थरों पे सुला रही थी, खाना नहीं दे रही थी बच्ची। फिर वो बच्ची रोने लगी तो और एक जने ले लिए होटल में काम करने के। वो बच्ची बहुत परेशान है। गवर्नमेंट से मैं अपील करना चाह रही हूँ कि मेरी बच्ची को जल्द से जल्द निकाल लो, बहुत परेशान है मेरी बच्ची। मेरी बच्ची भागने की कोशिश करी थी, ऐसा सता रहे तो उसको पकड़ के 6 महीने जेल में डाल दिए बच्ची को। फिर वही मैडम छुड़ा के फिर जैसे सतारी टॉर्चर कर रही मेरी बच्ची को। आलिया नाम है उसका, दवा खतर में रहती है आलिया। देश में मानसून आ चुका है और किसान जगह जगह पर अपने अपने खेतों में खेती कर रहे हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर में किसानों को खासा चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। आलम यह था कि किसानों को अपनी फसल के लिए पानी भी नहीं मिल पाता था। लेकिन इस बीच राजौरी में किसानों की परेशानी को देखकर प्रशासन ने नहरों को साफ करने का, उसे ठीक करने का काम शुरू किया, जिससे किसानों को पानी मिलने लगा। दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में जिला प्रशासन ने किसानों को फसलों की खेती करने के लिए सभी सुविधाएं दी हैं, जिसके बाद किसानों ने फसलों की खेती शुरू की है। स्थानीय किसानों ने बताया कि पहले पानी नहीं आता था, अब पानी समय से आ रहा है तो फसल भी समय से लग रही है। तो वहीं राजौरी के मुख्य कृषि अधिकारी ने कहा कि राजौरी में काफी गहरे नहरें हैं जिनको ठीक किया जा रहा है, लगातार उनको ठीक किया जा रहा है, जिससे किसानों को पानी मिल रहा है और पानी समय से मिलने से किसानों ने यहां पर धान की खेती शुरू की है। अगले 15 से 25 दिनों के बीच में यहां पर धान की खेती होगी। तो इस दौरान उन्होंने किसानों से अपील की है कि वो दाल की खेती भी जरूर करें। काफ़ी टाइम होता था, मतलब पानी नहीं आता था यहाँ पे। अब पानी आने लगा है तो उनका फ़ायदा हुआ है।
तो मतलब आप जल्दी से थोड़ा काम होता है, उनका फ़ायदा। पहले झगड़े होते, लड़ाइयाँ झगड़े होते थे, 3-3 महीने हमारा काम नहीं होता था, तो अब ठीक है, अब इन कूलों की वजह से सब अच्छा जा रहा है। तो किस तरह से जो पानी टाइम से भी आ रहा है और टाइम से फसल लग रही है? हाँ, अब ये पानी भी टाइम से आ रहा है, तो टाइम से फसल लग रही। आबपाशी की प्रॉपर नहरें और कूलें वगैरह ना होने की वजह से काफ़ी अरसा से लोग परेशान थे, इनको प्रॉपरली टाइम पे पानी नहीं मिल रहा था। तो पिछले 1-2-3 साल में इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने यहाँ पर जो हमारे ये 4-5 जो प्रोजेक्ट जो हैं वो कंप्लीट किए हैं, उसका आज ये फ़ायदा है कि इन टाइम लोग जो हैं उनको पानी मिल रहा है और इन टाइम लोग अपनी फसलें वगैरह जो हैं यहाँ पर लगा रहे हैं इन दूर दराज पहाड़ी इलाका में, और नतीजतन इसका फ़ायदा जो है आने वाले वक्त में लोगों को अपनी फसलों की बेहतरी से। मैं अपने किसानों को एक मतलब रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ और सुझाव भी देना चाहता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में पल्सीज के अंडर बहुत कम एरिया है दालों के। लोग मक्की लगाते हैं, तो जबकि दालें जो हैं वो मक्की से ज़्यादा महंगी हैं, लेकिन दालें नहीं लगाते हैं। हमारी लोगों से यही एक इल्तिजा है कि मिक्स्ड फार्मिंग करें, मिक्स्ड क्रॉपिंग करें या प्योर क्रॉप भी लगाएं, और कोशिश करें कि जो दालें हैं दालों को भी साथ में तरजीह दें, ताकि हमारी जो दालों की रिक्वायरमेंट है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट रजौरी में, वो पूरी हो जाए। यहाँ एक आम धारणा है कि लोग मक्की ज़्यादा लगाते हैं, दालें शालें कम लगाते हैं, जबकि मक्की का रेट जो है मार्केट रेट वो दालों से। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से, जहां पर गुपकार की जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है। इसके साथ ही ये तस्वीरें भी आपको उस बैठक की दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि ये फैसला हुआ है कि जो पीडीपी पहले इनकार कर रही थी बैठक में शामिल होने से, अब वो भी बैठक में शामिल होगी। ये बड़ी और महत्वपूर्ण आपको बता दें कि खबर है। लगातार जिस तरीके से गुपकार की बैठक हो रही थी, रुक करते बाकी खबरों का। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पथरौरा गांव में कोविड-19 से गांव को सुरक्षित रखने के लिए 125 लोगों को कोविशील्ड की पहली खुराक लगाई गई, जिसमें आपको बता दें कि 45 साल से ऊपर 67 साल तक के लोगों को और साथ में 18 साल से लेकर 58 साल तक के लोगों को कोविशील्ड की पहली खुराक दी गई। और ग्राम प्रधान के द्वारा गठित की गई कोविशील्ड जागरूकता टीम ने घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान ग्राम प्रधान ममता श्रीवास्तव ने बताया कि गांव में 45 से ऊपर 85% लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बीजेपी नेता संजय श्रीवास्तव ने लोगों को घर घर जाकर जागरूक करने का काम किया है। कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। कौन सा गांव है, क्या आपका उद्देश्य है? ग्राम सभा पथरौरा है। हमारा उद्देश्य है कि 100% लोगों को यहाँ टीका लगाया जाए। हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का सोच है कि सभी लोगों का टीका लगे। हम डुगडुगिया पिटवा कर पूरे गाँव को सूचित कर आज ये वैक्सीन का टीका लगवाया जाए। हमारा गाँव आज पूरा 100% 45 से 100 के बीच यहाँ पर कोरोना का टीका कोरोना से बचाव के लिए टीका लगा। कौन सा ये स्थान है, किस जगह है? ये स्कूल है पथरौरा। अच्छा, किसके द्वारा टीका लगाया जा रहा है? प्रधान जी के द्वारा लगाया जा रहा है। कोरोना से सुरक्षित के लिए। कोरोना के लिए। तो वहीं कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में 90 दिनों के बाद 50,000 से कम और 91 दिनों के बाद सबसे कम कोरोना केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 42,640 नए कोरोना केस सामने आए, जबकि 1,167 संक्रमितों की जान चली गई। इससे पहले 23 मार्च को 47,262 कोरोना केस दर्ज किए गए थे। बीते दिन 81,839 लोग कोरोना से ठीक भी हुए, यानी कि कल 40,366 एक्टिव केस कम हुए हैं। देश में लगातार 40वें दिन कोरोना संक्रमण के नए मामलों में ज्यादा रिकवरी हुई है। 21 जून तक देश भर में 28 करोड़ 87 लाख वैक्सीन लगाई जा चुकी है। आपको बता दें कि बीते दिन रिकॉर्ड 86,16,000 टीके लगाए गए। वहीं अब तक 39 करोड़ 40 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 16 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से ज्यादा है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.30% है, जबकि रिकवरी रेट करीब 96% है। तो वहीं एक्टिव केस घटकर 3% से कम हो चुके हैं।
और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर गुपकार बैठक को लेकर गुपकार नेताओं की बैठक खत्म हो चुकी है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, श्रीनगर में बैठक हो रही थी, फारूक अब्दुल्ला के घर पर यह बैठक हो रही थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कश्मीर पर प्रधानमंत्री मोदी की बैठक को लेकर एजेंडा तय किया जाना था। प्रधानमंत्री की मीटिंग में महबूबा मुफ्ती भी शामिल होंगी, फारूक अब्दुल्ला का यह कहना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। गुपकार के नेताओं की वो बैठक खत्म हो चुकी है और जो पहले पीडीपी ने इनकार किया था बैठक में शामिल होने से, सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की जो बैठक होने जा रही है उस बैठक में शामिल होने से इनकार किया था, लेकिन अब गुपकार के बैठक के बाद ये बयान सामने आया है कि वो लोग भी, महबूबा मुफ्ती भी, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी और पीडीपी के नेता भी सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेंगे। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि इस बैठक के दौरान 2 मुद्दों को लेकर खासतौर पर बातचीत हुई, जिसमें सर्वदलीय बैठक के दौरान जम्मू कश्मीर से हटाए गए 370 को लेकर चर्चा की गई और साथ में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की जो मांग है उसको एक बार फिर से दोहराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर जम्मू कश्मीर से, जहां पर गुपकार की बैठक हुई थी और ये बैठक खत्म हो चुकी है। इसमें फारूक अब्दुल्ला जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके आवाज पर यह बैठक हुई थी। इस दौरान कई बड़े नेता मौजूद रहे और पीएम की बैठक को लेकर एजेंडा तैयार किया गया। और रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट है, एक बार विस्तार से बताएं। जी देखिए, परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सभी दलों की मीटिंग होनी है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अपनी पार्टी है। बिल्कुल रविंद्र, आपको बीच में रोक रहे हैं। महबूबा मुफ्ती क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रेजोल्यूशन के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का बयान आपने सुना, सीधे तौर पर उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि बातचीत जरूर होनी चाहिए, यानी कि संवाद होना चाहिए। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहें एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। महामारी तो बचण दा इक्को तरीका है, टीकाकरण। विश्व भर दे माहिरां दा कहना है कि जे महामारी नूं खत्म करना है तां इस दा इक्को अहम तरीका है, जिस विच ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਸਿਰਫ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 60-70% ਲੋਕ ਹੁਣ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿਚਕਚਾਹਟ, ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 3 ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੈਕਟਰ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜੋ स्पाइक प्रोटीन RNA ਨੂੰ ट्रांसफर ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੈੱਲ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਿਊਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਐਕਟੀਵੇਟਡ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਹੈ ਰੂਸ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਪੁਤਨਿਕ V ਵੈਕਸੀਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੀਕਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ।